तो बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जानने के बाद अब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना सीखेंगे जब उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हों। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बच्चों यानी कि a इज इक्वल टू आई जे के कैप उनके एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं हम उनके वेक्टर सम के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करें तो हम कहते हैं कि a को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है। उसी तरह से वेक्टर बी को हमने b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब इस फॉर्म में दो वेक्टर एक्सप्रेस हों तो किस तरीके से हम इनका वेक्टर प्रोडक्ट ऑब्टेन करें, कैसे निकालें, वो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। बट उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है वो है तीन यूनिट वेक्टर्स के आपस के जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं उनकी जानकारी हमें हो चुकी है। पहला कि इनका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। और उसी तरीके से हमने सर्कल मेथड से आई जे और के आपस के वेक्टर प्रोडक्ट्स निकाले थे। आइए इस गिवन इंफॉर्मेशन का हम प्रयोग करें। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ए क्रॉस बी हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हमने सीखी थी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन पे। तो यहाँ पे a1 आई कैप a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इस तरीके से हमने वेक्टर बी के भी कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। आप देखेंगे अगले स्टेप में कि किस तरीके से फर्स्ट वेक्टर को हमने सेम रखा और इसे हमने सेकेंड वेक्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय b1 आई कैप, उसी तरह से अगेन वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय b2 जे कैप, अगेन वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय b3 के कैप। तो बच्चों बॉटम लाइन क्या है, सीखने वाली बात यह है कि जब दो वेक्टर्स का इस तरीके से आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एक वेक्टर आपने सेम रखना है एज इट इज और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं दूसरे वेक्टर्स के आपको इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ येलो कलर से आपकी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी भी हुई है। तो आगे सॉल्व करने पे हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलती है। चूंकि दोनों ही वेक्टर्स में तीन तीन टर्म्स हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन से टोटल हमें 9 टर्म्स का एडिशन मिलेगा। बट चूंकि हमने यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सीख ली है तो काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। आप येलो कलर से ध्यान से देखें बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है ये यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो बस ऊपर लिखे हुए रिजल्ट का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, उसी तरह से के क्रॉस के भी ये वाला जो टर्म है जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचे टोटल 6 टर्म। अब हम उन्हें इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम आई कैप के टर्म्स को एक साथ, जे कैप के टर्म्स को एक साथ और के कैप के टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। तो बेसिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के जो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन में बॉटम में लिखे हुए हैं। अब बच्चों इसे सॉल्व करने का एक और तरीका होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो आइए पहले एक नज़र डालें डिटर्मिनेंट मेथड पे कि ये क्या होती है और इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन्हीं मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं।
अगर लेट जस्ट से एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, तो उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। चूंकि एक मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए, बी, सी और डी, तो ये जो हॉरिजेंटल पार्ट है ए और बी एलिमेंट का, ये एक रो कंसिस्ट करता है। उसी तरह से एलिमेंट सी और डी रो 2 दूसरी रो कंसिस्ट करते हैं। सिमिलरली एलिमेंट ए और सी को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो ये कॉलम कहलाएगा। उसी तरह से जो आपके दूसरे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सेकंड कॉलम कहलाएंगे। तो ए, बी, सी और डी, ये जो 4 एलिमेंट्स हमने डिटर्मिनेंट के अंदर डाले हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है। आप फर्स्ट एलिमेंट लें और आप सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें, और आप फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को लें और उसे आप सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। आसान भाषा में बोलूं बच्चों, तो आपको ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, और इनका आपको डिफरेंस लेना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। आप इसे या तो रो फॉर्म में याद कर सकते हैं या आप इसे कॉलम फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। अल्टीमेट चीज ये है कि आपको दूसरी वाली रो का सेकेंड कॉलम लेना है, या आप सेकेंड कॉलम की दूसरी वाली रो को भी ले सकते हैं। बात वही है, चूंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है, तो वो चीज वैसे ही रहेगी। अब जो हमने डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट सीखा है, जरा उसे अप्लाई करके देखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या सीखा। ये 4 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं इस मैट्रिक्स में और आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, जो मैंने आपको सिखाया, आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। आप एक रो नीचे चले जाएं और उसके अगले कॉलम में चले जाएं, यानी कि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 0 और -6 का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको अल्टीमेटली आंसर 12 मिलेगा। तो अभी आपने डिटरमिनेंट निकालना सीखा उस मैट्रिक्स का जिसमें 4 एलिमेंट है, जिसका ऑर्डर है आपका 2। अब अगर आपको मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दूं जिसमें आपके 9 एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसका ऑर्डर आपका 3 है। अभी ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है बच्चों, आप वैसे तो मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, हल्का सा बता दूं, जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में वो नंबर जो है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाती है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो जिसका ऑर्डर 3 है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों। कुछ इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट चुना हमने, A1 लिख दिया इधर पे। अब A1 जिस कॉलम में है उस कॉलम को हमने कवर कर दिया, और वो जिस रो में उस रो को भी हमने कवर कर दिया। तो ये जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं, B2, B3, C2, C3, इनको उठा के हमने डिटर्मिनेंट में डाल दिया। इस तरीके से हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, दूसरी टर्म हमने A2 उठाई। अब सेम तरीका है, एलिमेंट जिस रो में है उस रो को आप कवर कर दो, वो जिस कॉलम में है उस कॉलम को आप कवर कर दो, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं B1, B3, C1, C3, इनको उठा के आपने यहाँ पे मैट्रिक्स में डाल दिया। ये ध्यान देना जरूरी है बच्चों, आप फर्स्ट रो में जब A1 के बाद A2 पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इसको आप प्लस मत कर दीजिएगा, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। आप इसे प्लस नहीं, इसे माइनस लिखेंगे। अब
सेम काम हम थर्ड एलिमेंट के साथ करेंगे। A3 कवर कर लिया, पहले रो को कवर कर लिया और उस कॉलम को भी कवर कर लिया। बचे हमारे एलिमेंट्स B1, B2, C1, C2। इनको उठा के हमने इस डिटर्मिनेंट में डाल दिया। तो यहाँ पे A1 के साथ जो रो कॉलम कवर करने के बाद एलिमेंट बचे उनको डिटर्मिनेंट में डाला। सेम काम हमने A2 के साथ करा, सेम काम हमने A3 के साथ करा। इसमें बस एक ही चीज याद करने वाली है बच्चों कि आप A2 के पहले माइनस साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे अगला स्टेप क्या होने वाला है बच्चों? चूंकि पहले हमने सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो सीख ही लिया था। उदाहरण के तौर पे A1 के साथ वाले डिटर्मिनेंट में B2C3 माइनस C2B3 का टर्म आएगा। पूरी तरह से इस इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी।